नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शशांक मिश्रा और आज हम मौजूद हैं भारतीय किसान मजदूर यूनियन के प्रदेश कार्यालय दशहरी पर, जो कि राजधानी लखनऊ में स्थित है। आज यहां पर मौजूद होने का एक ख़ास कारण है। राजधानी में जहां एक तरफ सरकार के द्वारा लगातार दावे किए जाते हैं कि महिला यहां पर बहुत सुरक्षित हैं, महिला सशक्तिकरण, नारी शक्ति वंदन, तमाम ऐसी सरकार के द्वारा योजनाओं का प्रचार किया जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार खासकर महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम चला रही है। लेकिन आज हम जिस घटना के लिए यहाँ पर बैठे हैं वो घटना ऐसी है, उसका संबंध भी सरकार के इन दावों से है। आप हमारे बगल में देख रहे हैं, बैठी हैं ममता राजपूत जी। ममता महिला संस्थान के नाम से एक संस्था चलती है और ये उसकी अध्यक्ष हैं। महिलाओं के लिए खास कार्य करती हैं और किसान नेता भी हैं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाएंगे कि वास्तव में आज तक बहुत सारे नेताओं को आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को देखा होगा, लेकिन जो कार्य ममता जी ने किया शायद लाखों में कोई एक करता होगा। लोग अपनों के लिए इस तरीके के कार्य नहीं करते हैं जो कार्य ममता जी ने किया। कार्य ऐसा है, उसकी भी हम जानकारी आपको देंगे। 3 अगस्त की रात होती है, 3 अगस्त 2025 को, और बारिश ज़ोरदार तरीके से हो रही होती है। लखनऊ स्थित दुबग्गा जागर्स पार्क पड़ता है IIM रोड पर। उस पर एक महिला प्रसव पीड़ा से तड़प रही होती है। प्रसव पीड़ा कितनी खतरनाक होती है ये आप सभी अच्छे से जानते होंगे। महिलाएं खासकर इस चीज़ को समझ रही होंगी। और ममता जी को खबर मिलती है कि एक महिला प्रसव पीड़ा से गुजर रही है और वो पीड़ा से कराह रही है। जब ममता जी वहाँ पर जाकर देखती हैं तो जो स्थिति होती है वो काफ़ी भयावह होती है। उस महिला के पास वस्त्र नहीं होते हैं और वो मानसिक रूप से भी पीड़ित होती है और साथ में प्रसव पीड़ा भी। ममता जी, जैसा उनका नाम है ममता, तुरंत उनके अंदर ममता आ जाती है और उस महिला के पास जाकर जो उसकी पीड़ा होती है वो उनसे असहनीय हो जाती है और ममता जी अपनी सहयोगियों को बुलाती हैं और तुरंत उस महिला के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू करती हैं। भारतीय किसान मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव जी को फ़ोन करती हैं और तुरंत उस महिला को प्रदेश कार्यालय दशहरी पर लाती हैं और यहाँ पर आने के बाद मेडिकल सहायता की शुरुआत की जाती है। 108 एम्बुलेंस बुलाई जाती है, स्थानीय दुबग्गा थाना की पुलिस बुलाई जाती है। उसके बाद शुरू होती है उस महिला की दूसरी जिम्मेदारी, यानी मेडिकल सहायता। लेकिन इन चीज़ों में भी कई सारी तकलीफ़ें जो सरकारें आजकल दावा करती रहती हैं कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा बहुत अच्छी है, महिलाओं के प्रति सरकार का नज़रिया बहुत अच्छा है, प्रशासन का नज़रिया बहुत अच्छा है, लेकिन इस घटना ने कई सारे सरकारी दावों की जो हकीकत थी उसकी पोल खोल दी। इन सभी जानकारियों के लिए हम रुक करते हैं ममता राजपूत जी से और पूछेंगे कि क्या क्या समस्याएं इस नेक कार्य में आई। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपसे जानकारी चाहेंगे कि ये महिला आपको मिली, आपने सर्वप्रथम मानवता की मिसाल पेश की। एक ऐसी महिला जिसको ना आप जानती हैं ना पहचानती हैं, प्रसव पीड़ा से गुजर रही होती है। महिला होने के नाते जो जिम्मेदारी होती है उसको आपने बखूबी निभाया। अब पहली चीज़ कि क्या क्या परेशानियां आई इस महिला की सहायता करने के लिए? इसके लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी आई, क्योंकि जब हमने इनको उठा के यहाँ पे दशहरी कार्यालय लेके आए
तो यहाँ से हम लोगों ने 108 पे फ़ोन किया। 108 के बाद में पुलिस आई, फिर हम लोग यहाँ क्षेत्रीय काकोरी में सीएससी पड़ती है, वहाँ पे ले गए। वहाँ पे डॉक्टर ने हाथ लगाने से मना कर दिया। कारण ये था कि महिला विक्षिप्त थी, ना ही वो कुछ सोचने की शक्ति थी, ना ही समझने की शक्ति थी। वो हाथ पैर चला रही थी, यानी कि अपने आप में उसको कुछ पता नहीं था, कोऑपरेट भी नहीं कर पा रही थी। ऐसी स्थिति में डॉक्टरों ने बिल्कुल हाथ लगाने से मना कर दिया। और फिर उन्होंने जब प्रूफ मांगा तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं था जो हम उनको बताएं, लेकिन हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि हम इसके विषय में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन आप डॉक्टर, हमें उम्मीद आपसे ही है, प्राथमिक उपचार आप इसका करिए, क्योंकि अगर कोई इसके होता तो ये स्थिति हमें नहीं देखनी पड़ती। लेकिन हम मानवता के नाते आपके पास लाए हैं, तो आप भी डॉक्टर होने के नाते अपना फ़र्ज़ अदा करिए और इस महिला को देखिए। तो उन्होंने कहा कि आप इसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दीजिए और ब्लड रिपोर्ट दीजिए, कौन से टेस्ट हुए कौन से नहीं। हमने कहा ये सब अगर किसी को पता होता तो वो स्वयं लेके आता और ये महिला आज अपने घर परिवार में होती, ना कि रोड पे होती। जब हम ऐसी स्थिति से लेके आए हैं और ऐसी सिचुएशन थी उस टाइम पे, तो हम क्या बता सकते हैं इसके विषय में। तो उन्होंने, डॉक्टरों ने कहा मैडम हम इसको हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। एक तो इसका कोई आईडी नहीं है, इसकी कोई ट्रेजिडी हो जाए, कोई बात हो जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, हम डॉक्टर फंस जाएंगे। उन्होंने ऐसा बोला। हमने कहा सारी जिम्मेदारी मैं लेने को तैयार। मैंने सोचा समझा नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे दिमाग में बस ये चल रहा था कि वो टाइम जो होता है उस टाइम पे एक हर महिला ये चाहती है कि इस दर्द से हम उबर जाएं, क्योंकि वो एक कंडीशन ऐसी होती है कि इंसान ये सोचता है बस अब प्राण निकल जाए तो ठीक है, क्योंकि असहनीय दर्द होता है। मुझे वो फील हो रहा था उस टाइम पे। तो मैंने उसे कहा, तो उन्होंने यही, डॉक्टर ने बोला कि हम कर नहीं पाएंगे, आप बताओ फिर हम इसको कहीं और भेज दें। हमने कहा उतनी देर में अगर रास्ते में कुछ इसको हो जाए, एक नॉर्मल लेडी होती तो वो एक बार समझ सकती थी, उस चीज़ को रोक सकते थे, बट वो तो उसको दिमाग ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ में। अगर रास्ते में जाते जाते कुछ हो जाए तब हम क्या करेंगे। मैंने कहा आप मेरे से लिखा पढ़ी ले लीजिए, जहाँ का ये साइन कर देंगे, कुछ भी होता है मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। हर कुछ कहने के बाद में उन्होंने मेरी बात को नहीं माना, कहने लगे नहीं मैडम हो नहीं सकता है, बल्कि उन्होंने गलत भी मुझे बताया। मैंने उनसे कहा, एक जगह मैंने थोड़ा सा, मुझे आइडिया है कि हाँ ये स्थिति है, इनकी जल्दी डिलीवरी हो जाएगी, तो मैंने उनको बताया डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब हमें लगता है 9-10 बजे तक डिलीवरी हो जाएगी इसकी, ऐसी स्थिति में मुझे इधर उधर ले जाना बारिश में ठीक नहीं लग रहा है और आपके पास स्टाफ है, आप इसका केयर करिए। बट उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि नहीं ये अभी 8 दिन के बाद होगी इसकी डिलीवरी, टालने की पूरी कोशिश की। इंस्पेक्टर साहब भी मेरे साथ बैठे, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की नहीं आप देख लीजिए, विक्षिप्त महिला, पहला आपका काम है कि आप इसकी सेवा करिए। बट उन्होंने कहा मैं रेफ़र करता हूँ, उन्होंने रेफ़र कर दिया। फिर हम लोग क्वीन मैरी इनको लेके गए। क्वीन मैरी में तो आप समझ रहे हैं स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पे पहली बात तो एक तो महिला समझदार नहीं, वो ज़मीन पे लोटने रख गई, ना बैठी कहीं भी नहीं। बहुत मुश्किल से हम उनको डॉक्टर के पास ले गए, तो उन्होंने कहा इसका आधार दीजिए, इसका पैन दीजिए, जो भी इसके आईडीज़ हैं दीजिए। हमने उनको सारी सिचुएशन बताई। मैडम हम ऐसे, मतलब कि हर प्रक्रिया में मुझे ये फेस करना पड़ा कि इसके विषय में सब कुछ बताना। आपने उनसे ये भी बताया कि ये महिला जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त है और हमें लावारिस स्थिति में मिली, तो उस स्थिति में भी उन लोगों ने आपसे इसकी आईडी प्रूफ, पैन कार्ड वगैरह मांगे? हाँ जी, सब कुछ मांगा उन्होंने। तो कहने लगे ये पुलिस केस है, मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि अगर पुलिस केस है, पहले मैं एफआईआर करूं जाके, उसके बाद आपको जीडी से चढ़वा के लेके दूँ आके, तब आप इसका इलाज करोगे। तब तक माँ और बच्चे को अगर कुछ हो जाता है ऐसी स्थिति में, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो वो थोड़ा सा उन्हें लगा कि हमें शायद जवाबदेही ना पड़ जाए। मैं थोड़ा बोली उनसे, तो उन्होंने कहा नहीं आप पुलिस को बुलवाइए पहले। तो मैंने दुबग्गा में फ़ोन किया, इंस्पेक्टर साहब गए वहाँ पे। जब वो गए हैं तो फिर उन्होंने साइन वगैरह कराया, एप्लीकेशन मेरे से लिखवाई और पूरी जिम्मेदारी हमें दी कि आप पूरी जिम्मेदारी इनकी लीजिए, तब हम कुछ करेंगे। तब उन्होंने शुरू किया उनका ट्रीटमेंट होने के बाद में फिर वो 9:30-10 बजे एक बेबी ने जन्म दिया उसको। लेकिन मैं कहना यही चाहूँगी कि जिसका सरकारी अस्पताल सिर्फ नाम के लिए हैं, कोई कहीं मदद नहीं करता। जो कंडीशन हमने वहाँ देखी वो तो मतलब इतनी भयानक है, इससे तो प्राइवेट चला जाए इंसान तो फिर ठीक है। इतने धक्के खाने पड़ते हैं। एक विक्षिप्त महिला है जिसके पास आधार नहीं, वोटर आईडी नहीं, कुछ नहीं। हम खुद समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों की मदद से उसको हम एडमिट करा रहे हैं। उसके बाद भी उन्होंने इंजेक्शन लिख दिए, दवाइयाँ लिख दी, ये लेके आई वो लेके आई। मैं सब लेके गई, मुझे लगता है कुछ लगाया नहीं, यूज़ नहीं किया। महिला की डिलीवरी जब कराने का टाइम था,
हर जगह आपने देखा होगा कि घर के लोग उसके अंदर ओटी में नहीं होते हैं, बट महिला की डिलीवरी कराने में भी दीपा राजपूत खड़ी थी, स्वयं अपने हाथों से इन्होंने पुश किया और डिलीवरी कराई। मैं भी थी वहाँ पे, बहुत प्रयास किया, डिलीवरी हुई। और उसके बाद में डिलीवरी जब हो गई तो फिर उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे से ले लिए, आप कैसे एडमिट करोगे संस्था के, मेरे सारे पेपर लगा लिए, लिखा पढ़ी सारी करा ली कि सारी जिम्मेदारी आपकी। हमने कहा ठीक है, जो भी होगा हम झेलने के लिए तैयार हैं, उसके लिए जब तक पता नहीं चलता है। ममता जी, एक सवाल और है। जिस तरीके से आप एक सामाजिक संस्था से जुड़ी हुई थी, किसान यूनियन से भी जुड़ी हुई थी, आपके सामने जब इतनी परेशानियां आई सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी संस्था में उसका इलाज कराने में, तो अगर कोई आम आदमी, इस देश का कोई आम आदमी सरकारी अस्पताल में ऐसे सामाजिक कार्य के लिए जाता, तो क्या ये संभव हो पाता कि इस महिला की सकुशल डिलीवरी हो जाती? बिल्कुल संभव नहीं था। जिस तरह लोग कहते हैं सरकार योजनाएं चला रही है और सरकारी में सुविधा अच्छी मिल जाएगी, तो मैं कहना ये चाहूँगी जब हम ऐसी महिला को लेके जाते हैं, जब वो एडमिट नहीं करते, अपनी जिम्मेदारी को समझने का काम नहीं करते, प्रयास नहीं करते कि मेरी जिम्मेदारी, मैं डॉक्टर हूँ, सर्वप्रथम मुझे इसकी जान बचानी है, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेते नहीं हैं। उसके बाद में जब सारी चीज़ें लोग कर लेते हैं, अपनी संस्था मैंने कर ली, उसके बाद डॉक्टर कहते हैं ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई। तो मैं कहना यही चाहूँगी कि जब एक कोई समाज सेवी किसी की मदद करके हॉस्पिटल ले जाती है, उसकी कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, कुछ तो लगाव होता, तभी तो वो उसको ले जाती है। उसके बाद अगर सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ये कहने लगे कि अब बच्चा चाइल्ड केयर जाएगा और बच्चे माँ को आप ले जाइए, तो वो उस विक्षिप्त महिला को अगर कोई भी समाज सेवी घर ले आती है, कल को वो ठीक हो जाती है, और अगर वो पूछेगी कि हमारा बच्चा कहाँ या क्या है, फिर उसके लिए वो चक्कर काटेगी, चाइल्ड केयर जाएगी, दुनिया में चक्कर लगाती रहे, तो ऐसी स्थिति जो उत्पन्न होती है, हमें लगता है इसलिए कोई समाज सेवा करने आगे आता नहीं है। यानी समाज सेवा करना जो है काफ़ी कठिन कार्य है। बहुत कठिन काम है। हमें लगता है कि लोग चाह के भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग जानबूझकर उनको हॉस्पिटल नहीं ले जाते, क्योंकि इतनी लिखा पढ़ी होती है कि लोग अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं, लोग दम तोड़ देते हैं, ख़त्म हो जाते हैं स्थिति में। मेरे से इंस्पेक्टर साहब ने भी कहा हॉस्पिटल में, उन्होंने कहा कि मैडम अब तो ये बच्चा जो है चाइल्ड केयर को चला जाएगा, सरकारी संपत्ति होगी। हमने कहा सर कैसे हो जाएगी, आप ये बताइए, मैं समाज सेवी हूँ, क्षेत्र में मेरे को सभी लोग जानते हैं, उस माँ को सबके सामने हम ले के आए हैं, हम वापस जाएंगे, लोग हमसे पूछेंगे कि आप लेके गई थी, वो कहाँ गई, तो हम ऐसी स्थिति में क्या जवाब देंगे। तो उन्होंने हमसे ये कहा कि रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं मैडम, लोग लेके आते हैं, अगर वो ख़त्म हो जाता है तो उसके कपड़े वपड़े ले जाके पंचनामा करके दिखा देते कि वो ख़त्म हो गया। हमने कहा वो ख़त्म हो जाता वो बात अलग होती है, फिर भी उसका वेरिफिकेशन होता होगा, लावारिस में कुछ होता होगा, बट वो तो जीवित है अभी ना। ये समाज को क्या कहना चाहेंगी कि अगर इस स्थिति में कोई पीड़ित महिला हो या पुरुष हो जिसको तत्काल सहायता की आवश्यकता हो, आज भी आप देखती हैं कि रोड पर बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, लोग देखते हैं और वीडियो बना के निकल जाते हैं, लेकिन आपने एक ऐसा जिम्मा उठाया जो वास्तव में बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो समाज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर कोई इस स्थिति में मिलता है तो उसके साथ क्या ट्रीटमेंट वो लोग करें? मैं समाज से यही कहना चाहूँगी कि हम सभी इंसान हैं, सबसे पहले हमें इंसान को अगर ऐसी स्थिति में उसकी मदद करनी चाहिए, बचना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ से, क्योंकि सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम सब चीज़ें कर रहे हैं, उसको उजागर करिए। आप जब कुछ करोगे तभी आपको हकीकत समझ में आएगी कि हमारे साथ कितनी समस्याएं आ रही हैं, तभी आपको पता चले सरकार हमारे लिए क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही। अगर आप करोगे ही नहीं तो पता नहीं चलेगा। तो समाज में जो ऐसे, आपने एक्सीडेंट की बात की, अगर कोई भी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे ना हटें, मानवता निभाएं और उसको हॉस्पिटल तक ले जाएं। क्योंकि मेरा कहना है वो भी कि अगर एक्सीडेंट में कोई जेंट्स है तो किसी का बेटा होगा, किसी का पिता होगा, उसकी बड़ी उम्मीदें होंगी, अगर आपके माध्यम से उसकी जान बच जाती है तो हम कहते हैं 100 सवाब कमाने से ज़्यादा होगा। लेकिन एक चीज़ और भी आती है, आप एक सामाजिक संस्था से जुड़ी हुई थी, इतनी सारी चुनौतियां आपने निपट ली, लेकिन एक आम आदमी को जब इस तरीके की चुनौतियां आए तो वो इनसे कैसे निपटेगा, उसके लिए भी क्या संदेश देना चाहिए? अपने अधिकारों को जानना होगा, क्योंकि हम कहीं किसी के गुलाम नहीं हैं, और अगर हमें जानकारी नहीं है तो अपने अधिकारों को समझिए,
आसपास में। लेकिन मेरा तो सीधा सीधा पहले कहना है कि पहले कदम आप रखिए, कदम आप रखेंगे तो हमें लगता है कारवां बनता चले, लोग आएंगे आपकी मदद करेंगे और आप पीछे कभी नहीं हटोगे, क्योंकि सत्य की लड़ाई में न्याय अगर आप कर रहे हो तो जीत आपकी हमेशा होगी, क्योंकि ऊपर वाला साथ देता है सबका। और कभी भी पीछे न हटिए, देख के मुंह नहीं मोड़ने का काम करिए कि आपको जीता जागता मिसाल मैं दिखा रही हूँ कि इतनी परेशानी होने के बाद भी आपके सामने एक जच्चा बच्चा स्वस्थ हैं और कहीं ना कहीं अगर इनका घर परिवार होगा तो ये मिल जाएंगे आपस में। तो इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता अगर आपने मनुष्य को बचा लिया, किसी की जान बचा ली, किसी के घर परिवार बचा लिया। ममता जी, आखिरी सवाल, ये महिला धीरे धीरे अपने स्वास्थ्य को भी रिकवर कर रही है और ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ठीक भी हो जाएगी। इसको आगे क्या करेंगी आप? अगर इसके कोई घर वाले नहीं मिलते हैं और अगर मिल जाते हैं तो उन तक कैसे पहुंचाएंगी, और अगर नहीं मिलते हैं तो इनका क्या करेंगे? देखिए, ममता महिला सेवा संस्थान जो चल रही है सेवा भावना से चल रही है। हम लोग कहीं से गवर्नमेंट कोई फंडिंग नहीं लेते हैं, कुछ भी नहीं लेते। मैं किसी से कोई मदद भी नहीं लेती हूँ। मेरी जो अंदर की शक्ति है मैं उससे ही काम करती हूँ। हमारी टीम जो है वो मदद करती है। अगर ऐसी स्थिति में किसी को ज़रूरत होती है तो हम सब मिलकर सहयोग कर लेते हैं, उसकी मदद करते हैं और ये चीज़ें हम आगे करते रहेंगे। अभी बड़े लेवल के पे करेंगे, चीज़ें उजागर हुई हैं तो मैं तो ये चाहूँगी इस तरह की जो भी चीज़ें होंगी मैं करती रहूँगी और पूरी टीम के साथ करूँगी। और आगे आने वाले टाइम में इसका जो इलाज चल रहा है, मीरा अपने आप को बता रही, मीरा यादव बता रही अपना नाम, अगर इनका घर परिवार मिल जाता है आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया में लोग देखेंगे, अगर कांटेक्ट करेंगे, वेरिफिकेशन के साथ में अगर प्रमाणित हो जाता है ये उनके परिवार की, तो हम लोग इनको उनके परिवार के हवाले कर देंगे। अगर इनकेस कोई नहीं मिलता है तो इनकी दोनों की जिम्मेदारी संस्था की है और आजीवन रहेगी। और मीरा अगर ठीक हो जाती हैं तो हम लोगों के साथ रहेंगी, खाना खर्चा जो भी है सब कुछ संस्था उठाएगी। इस तरह की हमारी जो विचारधारा है, इन्हीं चीज़ों को लेकर संस्था काम कर रही है और इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थी ममता राजपूत जी, जिन्होंने मानवता की एक बड़ी मिसाल पेश की और सरकारी तंत्र की कमियों की इतनी चुनौतियां जिनको पार करते हुए एक बेहद ज़रूरतमंद महिला को जो ज़रूरत थी, वास्तव में उस समय सपोर्ट की जो ज़रूरत थी उसको इन्होंने बखूबी किया और हर उस चुनौती से लड़ी जो इनके सामने मुँह फैलाए खड़ी थी और पूरी निडरता के साथ हर उस चुनौती को पार भी किया। लेकिन कई सारे सवाल भी समाज में बाकी रह गए। क्या सरकारों के जो दावे हैं क्या वो सत्य हैं या फिर खोखले हैं? आप लोग बिल्कुल समझ रहे होंगे, क्योंकि हर रोज़ आप टीवी चैनल्स में, अखबारों में देख रहे होंगे लगातार कि महिलाओं के नाम पर, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की सेवा के नाम पर बहुत सारे कार्य सरकार करने का दावा करती रहती है। लेकिन जब ऐसी कंडीशन आती है तो एक महिला की सेवा के लिए एक महिला समाज सेवी को इतनी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वास्तव में आज आप देखते होंगे कि कई सारी जगह लोग किसी की सहायता ना पाने के चक्कर में अपना दम तोड़ देते हैं और शायद इस मीरा नाम की महिला के साथ भी यही होता अगर ममता राजपूत जी ने हिम्मत ना दिखाई होती। और सरकारी जो सुविधाएं हैं, इस घटना ने उनकी भी पोल खोल दी कि किस तरीके से एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे हॉस्पिटल और उसके बाद तमाम सारे डॉक्यूमेंटेशन, जबकि ममता जी ने अपनी पूरी गारंटी ले ली, उसके बावजूद भी इलाज में इतनी देरी। खैर, जो कागजी कार्रवाई है वो तो हम मानते हैं ज़रूरी है, लेकिन उससे भी पहले ज़रूरी है मानव की जान बचाना। डॉक्टर्स, जिनको दूसरा भगवान कहा जाता है, उनसे भी मेरी इल्तजा है कि इस तरीके के केसेस में वो फॉर्मेलिटीज़ को छोड़कर अपने डॉक्टर धर्म के लिए तुरंत आगे आना चाहिए। और पुलिस से भी हमारी यही गुजारिश है कि इस तरीके के केसेस में सारी फॉर्मेलिटीज़ को किनारे करते हुए सर्वप्रथम
जो बहुत ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूरत को पूरा करना चाहिए। और सरकार से एक आग्रह है कि जो चुनौतियों का सामना ममता जी को करना पड़ा, इस सिस्टम की पोल खोलता हुआ नजर आया। कुछ अपनी जो कागजी कार्रवाई है, जो नियम है, उनमें कुछ ऐसा बदलाव करें कि समाज का एक आम आदमी भी प्रत्येक ज़रूरतमंद, प्रत्येक अनजान व्यक्ति की ज़रूरत के लिए खड़ा हो सके और उसके अंदर ये डर ना हो कि अगर हम उसकी सहायता करने के लिए जाएंगे तो मुझे तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ये बहुत सारे सवाल मीरा की कहानी ने छोड़ दिए। अब मीरा धीरे धीरे ठीक हो रही है और ईश्वर ने चाहा तो वो अपने घर को भी पहुंच जाएगी, जिसमें ममता राजपूत और मनीष यादव जी और उनके सहयोगी गणों को बहुत बड़ा हाथ होगा कि वो सकुशल अपने घर को वापसी करेंगे। बहुत सारे लोग समाज में कई सारी संस्थाएं खोल देते हैं तमाम तरीके का चंदा एकत्र करने के लिए। सेवा संस्थान के नाम से लोग संस्थान खोलते हैं, वास्तव में क्या सेवा करते हैं? अगर सेवा किसी को करनी है तो ममता राजपूत जी से सीखिए और इस तरह की सेवा कर मानवता की मिसाल पेश करें, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है। इसके बाद कोई दूसरा धर्म, दूसरी जाति आती है। आप सभी दर्शकों से भी मेरी यही गुजारिश है कि किसी भी ज़रूरतमंद को आप देखें, किसी भी परेशान महिला को देखें तो उस समय आप अपनी सारी परेशानियां भूलकर उसके लिए तत्काल खड़े हों। और हिम्मत जब आप जुटाते हैं तो मंजिल को पा ही जाते हैं, कठिनाइयां चाहे जितनी हों। और अगर हर व्यक्ति ममता राजपूत जी की तरह सोचने लगेगा तो समाज में कोई भी जिसका कोई सहारा ना हो और उसे सहायता की आवश्यकता हो, उसे ज़रूर सहायता मिलेगी। आप हमारे साथ आगे खबरों के लिए भी बने रहें सच की आवाज़ वेब न्यूज़ में, और कमेंट करके इस घटना पर जो ममता राजपूत जी के द्वारा कार्य किए गए और जो सरकारी तंत्र का कार्य रहा, इन पर कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि सरकार तक भी ये बातें अवश्य पहुंचनी चाहिए। मैं आपका शशांक मिश्रा, सच की आवाज़ वेब न्यूज़।